एक गांव में मैथ्यू और पीटर नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वो दोनों हमेशा साथ रह सके, इसके लिए उन्होंने अगल बगल में घर लिए। इस तरह वो हमेशा मिलकर रहते थे। मैथ्यू ने जेनिफर नाम की लड़की से शादी की और पीटर ने मेरी नाम की लड़की से शादी की। अभी मैथ्यू का 13 साल का एक बेटा है जिसका नाम मार्क है। पीटर का 8 साल का बेटा है जिसका नाम है जॉन। मार्क और जॉन इन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमेशा मिलकर रहते थे, सब काम मिलकर करते थे। हर रोज वो दोनों अपने घर के पास के मिलिट्री ऑफिसर आर्नल्ड से कई सारी नई और अच्छी बातें सीखते थे। कई कहानियां और वॉर से जुड़ी सच्ची घटनाएं भी सब बताते थे वो, जो सुनकर मार्क और जॉन बहुत इंस्पायर होते थे। एक दिन जॉन और मार्क को आर्नल्ड आर्मी में हुए एक्सीडेंट के बारे में इस तरह से बताते हैं। देखो बच्चों, तुम्हें कभी भी कोई भी कष्ट आए तो पीछे कदम मत करना, मत डरना। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर सको। जब तक तुम्हारे इरादों में सच्चाई है, तुम्हारा विल पावर जब तक दृढ़ है, तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, बता रहा था। जो सुनकर मार्क और जॉन बहुत इंस्पायर होते हैं। इस तरह हर रोज आर्नल्ड के पास जाकर कहानियां सुनकर कुछ न कुछ सीखते हैं। एक दिन मार्क जॉन से ऐसा कहता है, जॉन, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है। वहाँ से देखने पर अपना गांव बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पर वो तो बहुत दूर है ना मार्क, कैसे जाएं? कोई बात नहीं जॉन, हम लोग चलकर वहाँ जाएंगे। सुना है वहाँ से नजारा बहुत अच्छा दिखाई देता है। चाहो तो मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। एनीवे, यू आर माय कॉमरेड, राइट? बोलता है, जो सुनकर दोनों हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस तरह वो दोनों उस पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। उस पहाड़ी के किनारे पर चढ़ने को किसी को भी परमिशन नहीं थी, इसलिए वहाँ पर आयरन रॉड से फेंसिंग बना रखी थी, जो देखकर जॉन मार्क से ऐसे कहता है, मार्क, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब क्या करें? वो दूसरे लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, हमारे लिए नहीं। जॉन, कब से एडवेंचर करते हैं कह रहे थे ना, आज हम लोगों को वो चांस मिला है। जस्ट डू इट। सोचकर दोनों उस फेंसिंग के पास के पेड़ पर चढ़कर फेंसिंग के उस पार कूद जाते हैं। इस तरह वो दोनों पहाड़ी के एज तक जाकर वहाँ से अपने गांव का नजारा करते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं, जो देखकर जॉन बहुत एक्साइटेड होकर मार्क से ऐसे कहता है, मार्क, कितनी खूबसूरत है ये जगह। मार्क, अपने गांव का नजारा कितना अच्छा दिख रहा है। मार्क, आई लाइक दिस प्लेस। एक्साइटेड होकर कहता है। तब मार्क जॉन से ऐसा कहता है, सच में जॉन, ये जगह बहुत सुंदर है। आई डू लाइक इट माय डियर कॉमरेड। बोलता है। इस तरह वो लोग वहाँ पर कुछ समय बिताकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर जैसे आए थे वैसे ही पेड़ पर चढ़कर फेंसिंग की दूसरी तरफ कूदने की सोचकर पेड़ पर चढ़ते हैं। जॉन पेड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ सेफ से कूद जाता है, परंतु मार्क पेड़ से उतरते समय स्लिप होकर गिर जाता है। वहाँ एक बड़ा पत्थर होने के कारण वो मार्क के सर पे लग जाता है। बहुत सारा खून निकलने के कारण मार्क बेहोश होकर गिर जाता है, जो देखकर जॉन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। डर के मारे रोते हुए मार्क को उठाते हुए, मार्क उठो, मार्क प्लीज, मार्क कोई है क्या? प्लीज हेल्प करिए, कहते हुए चिल्ला रहा था। पर वहाँ कोई न होने के कारण जॉन रोते हुए मार्क से कहता है, प्लीज मार्क उठो, मार्क मुझे बहुत डर लग रहा है। मार्क कहते हुए रो रहा था। तभी जॉन को आर्नल्ड की बातें याद आती हैं। देखो बच्चों, तुम्हें कभी भी कोई भी कष्ट आए तो पीछे कदम मत करना, मत डरना। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर सको। जब तक तुम्हारे इरादों में सच्चाई है, तुम्हारा विल पावर जब तक दृढ़ है, तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। ये सब याद करते हुए तुरंत अपना टी शर्ट निकालकर मार्क के सिर से खून आ रहे हिस्से पर बांध देता है। जॉन मार्क से छोटा था, फिर भी मार्क को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। इस तरह उठाकर ले जाते हुए जॉन मार्क कहीं सो न जाए, इसलिए मार्क को हिम्मत दे रहा था। मार्क तुम्हें कुछ नहीं होगा, मार्क
मैं तुम्हें बचा लूंगा मार्क। डोंट गिव अप कॉमरेड। मार्क, क्या बोलते हो? तुमने प्रॉमिस किया था मार्क, तुम मेरे साथ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप करोगे। उस प्रॉमिस को भूल मत जाना मार्क। डोंट गिव अप कॉमरेड, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कहते हुए जॉन मार्क को उठाकर 10 किलोमीटर दौड़ते हुए हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल वाले तुरंत ही चौकन्ने होकर मार्क का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर तुरंत उसके घर वालों को सूचना देकर सभी को वहां बुलाते हैं। उनके साथ आर्नोल्ड भी आ जाता है। सभी लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि 8 साल का लड़का कैसे 13 साल के लड़के को अपने कंधे पर उठाकर इतनी दूर ला सकता है। कुछ लोग इसे मिरेकल कहने लगे, परंतु आर्नल्ड ऐसा कहने लगा, दुनिया में सबसे ताकतवर दृढ़ निश्चय है। जॉन, मार्क को उठाकर जा सकता हूं कि शक से ज्यादा जॉन को बचा सकता हूं का यकीन ज्यादा था। जो भी हो, उसके हाथों में इतनी शक्ति हो या ना हो, दोस्त को बचाना है, ये दृढ़ निश्चय से इतनी दूर ले आया। ये है उनकी दोस्ती, बोलता है। जो सुनकर वो सब जॉन और मार्क की दोस्ती पर तालियां बजाते हैं। उनके पेरेंट्स उन लोगों की दोस्ती को देखकर उत्साहित होते हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक गांव में हेनरी नाम का एक 18 साल का लड़का था, जिसकी एक 13 साल की छोटी बहन थी, मीरा। मीरा बहुत ही शरारती और चंचल लड़की थी। हेनरी के माता पिता उनके बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए तब से हेनरी ही मीरा की देखभाल करता था। वो दोनों एक दूसरे की सहायता करते रहते थे। वह गरीब होने पर भी जो कुछ भी है उसमें ही खुश रहते थे। हेनरी घर घर जाकर न्यूज़पेपर डालते हुए, इस तरह पार्ट टाइम जॉब करते हुए खुद भी पढ़ता और अपनी बहन को भी पढ़ा रहा था। एक दिन न्यूज़पेपर डिलीवरी को जाते हुए अपनी बहन को भी ले जाता है। पार्सल लेने के बाद बहन मीरा हेनरी से ऐसा कहती है, भैया, इस पार्सल को आप कितने समय में वहाँ पहुँचा सकते हो? तुम बताओ, कितने टाइम में डिलीवरी करो? नॉर्मली वहाँ जाने के लिए 10 मिनट लगते हैं। तुम्हें 10 मिनट में वहाँ जाकर वापस आना होगा, बोलती है। जो सुनकर हेनरी ठीक है कहकर सर हिलाते हुए तुरंत दौड़ते हुए 10 मिनट में ही डिलीवरी देकर वापस मीरा के पास आ जाता है। जो देखकर मीरा हंसते हुए तालियां बजाते हुए यूं कहती है, ये माय ब्रदर इज सुपर, कहते हुए तारीफ करती है। ऐसा वो लोग हमेशा करते थे। मीरा की खुशी के लिए हेनरी हर रोज जल्दी डिलीवरी कराता था। इस तरह वो दोनों बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन मीरा के नाक से खून आ जाता है। ये देख हेनरी मीरा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उसे नेजल ट्यूमर है। डॉक्टर हेनरी से कहते हैं, देखो हेनरी, तुम्हारी बहन को नेजल ट्यूमर है, पर घबराने की कोई बात नहीं, वो अभी फर्स्ट स्टेज में ही है। तुरंत ट्रीटमेंट करके उस ट्यूमर को पूरी तरह निकाल देना होगा, पर ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख तक खर्च होंगे। डॉक्टर कहते हैं। जो सुनकर हेनरी को क्या करे समझ नहीं आता। हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। किसी से पैसे उधार लेने के बारे में सोचता है, पर वो किसी भी अमीर आदमी को नहीं जानता था। क्या करें समझ नहीं आ रहा था। वो रोते हुए रोड पर बैठ गया। रोते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोला, माँ, पापा, आप जाते जाते मीरा को मुझे दे गए, पर मैं उसका ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। मेरे जैसे बड़े भाई की छोटी बहन की तरह पैदा होने के कारण ही वो आज हॉस्पिटल में है। बोलते हुए रो रहा था। तब उसके पास उड़ता हुआ एक पैम्पलेट पेपर आता है। उस पैम्पलेट में 500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के बारे में था। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को 10 लाख रुपए प्राइज मनी मिलते। ये देखकर हेनरी अपनी बहन को बचा सकता है, ये थोड़ा सा विश्वास आता है। मेरी बहन को बचाने का एक और चांस दिया है क्या आपने डैड? इतने दिन अपनी बहन की खुशी के लिए दौड़ रहा था, अब उसे बचाने के लिए दौड़ूंगा। मन में सोचते हुए तुरंत इस दौड़ में अपना नाम लिखवाने के लिए आ जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक वॉचमैन दौड़ में भाग लेने के लिए आए लोगों का नाम लिख रहा था। हेनरी उसके पास जाकर कहता है, सर, इस दौड़ में मैं भी भाग लूंगा। सर प्लीज सर, मेरा नाम लिख लीजिए सर, कहकर पूछता है। जो सुनकर वॉचमैन कहता है,
लिखता हूँ, मगर क्या तुम्हारे पास स्पोर्ट्स शू है? नहीं है सर। नहीं है तो कैसे बेटा? स्पोर्ट्स शू इज कंपलसरी। नहीं सर, दौड़ शुरू होने से पहले स्पोर्ट्स शूज ले आऊंगा सर। प्लीज सर मेरा नाम लिख लीजिए सर। कहकर मनाने लगता है, जो सुनकर वॉचमैन ऐसे कहता है, तुम्हें देखने में तुम अच्छे बच्चे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा नाम तो लिख देता हूँ, पर कल दौड़ में स्पोर्ट्स शू के बिना अंदर नहीं जाने दूंगा। बोलता है। हेनरी का नाम लिख लेता है, जिससे हेनरी उसे धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। ये सब बगल में खड़े 3 बदमाश लड़के सुन रहे थे। उनमें से एक बाकी दोनों से कहता है, अरे यही है वो डिलीवरी बॉय। अगर ये दौड़ में भाग लेगा तो पक्का प्राइज मनी इसकी होगी। कैसे भी इसे दौड़ में भाग लेने से रोकना ही होगा। बोलता है। इस तरह वो तीनों प्लान करके हेनरी को फॉलो करने लगते हैं। हेनरी अपने काम से रोज रोज बचे हुए पैसे जमा करके उनसे स्पोर्ट्स शू खरीदता है। पर स्पोर्ट्स शॉप से जैसे ही वो बाहर आता है, वो तीनों बदमाश लड़कों में से एक हेनरी के पास आकर उस स्पोर्ट्स शू को छीनकर भाग जाता है, जो देखकर हेनरी उस लड़के का पीछा करता है। वो लड़का दौड़ दौड़ कर ब्रिज के पास आकर रुक जाता है। हेनरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी बाकी दोनों मिलकर हेनरी को मारते रहते हैं। हेनरी कुछ भी करके उस शूज के लिए आगे आ रहा था। अब क्या करूं, ये सोचते हुए वो लड़का उस शूज को ब्रिज के नीचे बहने वाली नदी में फेंक देता है, जो देखकर हेनरी 1 सेकंड भी बिना सोचे खुद भी शूज के लिए ब्रिज से कूद पड़ता है। ये देखकर वो तीनों लड़के हैरान हो जाते हैं, कहीं हेनरी मर तो नहीं जाएगा। ये सोचते हुए तीनों हेनरी को बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। ऐसे बहुत देर ढूंढने के बाद हेनरी को और उसके शूज को किनारे ले आते हैं। किनारे लाए हेनरी को तीनों लड़के ऐसा पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में हेनरी ने अपना पूरा सिचुएशन उन्हें बता दिया, जो सुनकर उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो हेनरी से बोलते हैं, इस दौड़ में हम चारों दौड़ते हैं, ओके? और चारों में जो भी जीतेगा उन पैसों से अपनी बहन मीरा का इलाज करवाएगा। कहकर हाथ मिलाते हैं। इस तरह वो लोग दौड़ में भाग लेते हैं। इस तरह जीत पर उन रुपयों से मीरा का ट्रीटमेंट करवाते हैं। और फिर इस इंसिडेंट के बाद मीरा को 1 नहीं 4 भाई मिल जाते हैं।